गुड मॉर्निंग दोस्तों। 66वीं बीपीएससी मेंस क्वेश्चन विथ आंसर क्लास 7 देखने जा रहे हैं। क्लास 6 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो कि बीपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए क्लास देखते हैं। आज क्लास 7 ये 66वीं से लेकर 39वीं तक का सिलेबस है। पेपर 2 का सेक्शन 1 जो कि आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन विथ आंसर 66वीं का। छियासठवीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वो कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता। मूल्यांकन कीजिए। ये कितने 38 नंबर का क्वेश्चन है। ये 1000 से 1500 शब्दों में रहता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर देखने के बाद अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, जो कि अच्छे नंबर दिलाता है। तो चलिए देखते हैं। की टू आंसर, राष्ट्रपति की नियुक्ति और संवैधानिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों का हवाला देते हुए उसकी शक्तियों अथवा सर्वोच्चता पर प्रकाश डालिए। पूर्व राष्ट्रपतियों द्वारा लिए गए कुछ सराहनीय विवादास्पद निर्णयों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। राष्ट्रपति के वीटो पावर, उसके विवेकाधीन आने वाले अधिकारों का उल्लेख करें। जन प्रतिनिधित्व क्षमता में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति की तुलना की चर्चा करें। तो चलिए आंसर देखते हैं। क्या भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखते हुए भी स्वेच्छा से कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाता है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इससे संबंधित भारतीय संविधान में संबद्ध अनुच्छेदों और पूर्व राष्ट्रपति के कार्यों पर गौर करना होगा। संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग यानी राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा और पूर्वगामी उपबंध के द्वारा व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में विहित होगा। तो उसका प्रयोग विधि के द्वारा विनियमित होगा। जाहिर है कि संविधान ने राष्ट्रपति को बहुत बड़ी शक्तियां दी है जो पूरे देश में किसी अन्य के पास नहीं। यही शक्तियां देश में राष्ट्रपति की सर्वोच्च बनाती है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। आमतौर पर लोकसभा में बहुमत वाले दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। हालांकि जब लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत न हो तब राष्ट्रपति की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यद्यपि संविधान इस बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कहता, लेकिन ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी ऐसे नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिस पर उसे भरोसा हो कि वह बहुमत साबित कर देगा। ऐसे में राष्ट्रपति के निर्णय पर कुछ के मर्तबा विवाद भी खड़ा हुआ है, जैसा कि वर्ष 1979 में चौधरी चरण सिंह से लेकर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तक 6 बार तत्कालीन राष्ट्रपतियों ने अल्पमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस दौरान देवगौड़ा मात्र 27 एवं चंद्रशेखर महज 61 सांसदों के नेता होने के बावजूद प्रधानमंत्री बने। जब लोकसभा या राज्यसभा से कोई बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो वो यह राष्ट्रपति की स्वीकृति या अस्वीकृति देने पर निर्भर करता है कि वह बिल कानून में परिवर्तित होगा या नहीं। केंद्र अथवा किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त कर देना, किसी मुजरिम की सजा माफ कर देना, इस संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्ति, सर्वोच्चता और उसकी सामने बेबस नजर आते हैं। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति के हाथ में सरकार का रिमोट कंट्रोल होता है, लेकिन हमारी सरकारें और नेता ऐसा राष्ट्रपति खोजते रहे जिसके हाथ में रिमोट तो हो लेकिन उसका बटन उसकी मर्जी से दबाने वाला हो। सरकार के लिए राष्ट्रपति की अहमियत शादी के उस गौर गणेश की तरह है जिसको गोबर से बनाकर सिर्फ रख दिया जाता है, फिर उसके लिए न तो कोई परेशान होता है और न ही कभी फिक्रमंद दिखाई देता है।
दरअसल भारत में आज़ादी के बाद संविधान निर्माण के समय राष्ट्रपति पद की परिकल्पना अंग्रेजों की सैकड़ों वर्ष के शासनानुभव से आई। अन्य लोकतांत्रिक देशों में हेड ऑफ द स्टेट की बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वशक्तिशाली होता है, जबकि ब्रिटिश हेड ऑफ स्टेट का पद महारानी को वंशानुगत मिला हुआ है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति अमेरिका तथा ब्रिटेन के सर्वोच्च पद के बीच की मानी जा सकती है। इस तथ्य को सही तरीके से समझने के लिए पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण के उस कथन पर गौर करें तो देश के राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा था कि मैं तो रबर स्टाम्प हूँ महारानी की तरह और न ही एग्जीक्यूटिव की तरह कार्य करूँगा, अलबत्ता वर्किंग प्रेसिडेंट रहूँगा। उन्होंने कई मरतबा अपनी बात को सही साबित भी किया। स्मरण है कि वर्ष 1997 में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल सरकार की उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को न सिर्फ पुनः विचार के लिए लौटा दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनके विवेक का अनुसार उत्तर प्रदेश में अभी ऐसे हालात कतई नहीं है। इसी तरह उन्होंने गुजराल सरकार अल्पमत में आए तो 11वीं लोकसभा को भंग भी कर दिया। इतना ही नहीं, 1999 में कारगिल युद्ध पर चर्चा के लिए राष्ट्रपति KR नारायण ने प्रधानमंत्री वाजपेयी को राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाने को कहा तो उन्होंने कार्यकाल समाप्त होने का हवाला दे दिया। इस पर राष्ट्रपति नारायण ने वाजपेयी जी को याद दिलाया कि 1962 की भारत चीन की लड़ाई के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उस वक्त भी लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका था। तब बतौर सांसद अपने वाजपेयी तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन से राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। और तो और उन्होंने वाजपेयी सरकार को बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को 2 बार पुनः विचार के लिए लौटा राष्ट्रपति की शक्तियों के प्रयोग का बेहतर नजीर भी पेश किया। यहाँ उल्लेखनीय यह भी है कि KR नारायण ने बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी के उस पत्र का भी काफी लंबा और तर्कपूर्ण जवाब भेजा, जिसमें भंडारी ने वाजपेयी सरकार को बिहार में बढ़ते अपराध के आंकड़ों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति से शासन लगाने की अनुशंसा की थी। नारायण ने पत्र में तत्कालीन भाजपा शासित एवं अन्य राज्यों में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का ब्यौरा देते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे हालात न होने के बात भी स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने पहले राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भी अपने कुछ कार्यों से राष्ट्रपति की शक्तियों का आभास कराया था। उन्होंने तो कैबिनेट के प्रस्ताव को पुनः विचार के लिए लौटाने के अधिकार से भी आगे बढ़कर पॉकेट वीटो का भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली मर्तबा प्रयोग किया और जब राजीव सरकार का पोस्टल बिल अपने ही दराज में रख लिया, जो आज तक नहीं निकल पाए। इससे पूर्व इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात उन्होंने परंपरा को तोड़ते हुए वरिष्ठतम मंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बजाय राजीव गांधी पर ज्यादा भरोसा किया और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कई मर्तबा अपने क्रियाकलापों से राष्ट्रपति पद की शक्तियों का एहसास भी कराया। नारायण के उत्तरवर्ती राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने भी UPA सरकार के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल 2006 को पुनः विचार के लिए लौटा दिया था, जिसे सरकार के दोबारा भेजने पर उन्होंने हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन यह कहने में भी गुरेज नहीं किया कि मुझे मजबूरन दस्तखत करने पड़े। इन सब के पहले देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी 1952 में हिंदू कोड बिल को रोक दिया था, जिसे 1955 में नेहरू सरकार द्वारा दोबारा भेजने के बाद स्वीकृत कर लिया था। हालांकि एक समारोह में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं कोई रबर स्टाम्प राष्ट्रपति नहीं हूँ। उनके इस वक्तव्य से राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों का दायरा स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वे न सिर्फ एक न्यायविद थे बल्कि संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष भी रहे। मतलब संविधान की बारीकियों से वे अच्छी तरह वाकिफ थे। इन सब के उलट कुछ मुहिमों के संसदीय मंत्रिमंडलीय अनुमोदनों को देखें तो चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के कारण रायबरेली सीट पर इंदिरा गांधी की जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा रद्द करने पर 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में
सबसे विवादास्पद फैसला माना जाता है। इसे लेकर आज भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की आलोचना होती रहती है। इधर हालिया वर्षों में देखें तो 2016 में गणतंत्र दिवस के दिन अरुणाचल प्रदेश में एनडीए सरकार के राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तत्परता से मंजूरी कर ली, वह भी तब जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा। हालांकि विशेषज्ञों में उनका यह फैसला सही माना जाता है। मौजूदा समय में सबसे ज्यादा विवादित रहे 3 कृषि कानूनों के साथ कोरोना काल लॉकडाउन में ही संसद से पारित किए गए कई विवादास्पद विधेयकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जितनी तत्परता से पास कर दिया, उसे लेकर भी आलोचना होती रही है। जहां तक प्रतिनिधित्व की भूमिका को देखें तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के चयन में यह राष्ट्रपति का पलड़ा भारी लगता है। दरअसल प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा सदस्य बहुमत से करते हैं, जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य करते हैं। जाहिर है कि राष्ट्रपति की प्रतिनिधित्व शक्ति प्रधानमंत्री से अधिक होती है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री को तो बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को सदन में 2/3 बहुमत से सिर्फ महाभियोग द्वारा ही अपदस्थ किया जा सकता है। निष्कर्षतः तमाम पहलुओं पर मंथन के बाद साफ होता है कि राष्ट्रपति की भूमिका एक बुजुर्ग अभिभावक वाली नहीं है, बल्कि वो चाहे तो अपने दायित्वों के निर्वहन में राष्ट्र हित अथवा जनहित को सर्वोपरि रखकर सक्रिय रूप से देश का सर्वप्रमुख हो सकता है। बहरहाल जब राष्ट्रपति सर्वाधिक ताकतवर कार्यपालिका के फैसलों को रोक पॉकेट वीटो सकता है, किसी सरकार को बर्खास्त कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय फांसी को बदल सकता है, तो कुछ के राष्ट्रपतियों के प्रतीकात्मक अथवा गौर गणेश वाली भूमिका के आधार पर उसे एक बुजुर्ग अभिभावक अथवा रबर स्टैम्प कहना कतई उचित प्रतीत नहीं होता। हाँ, यह निर्भर है कि इस सर्वोच्च पद पर बैठे देश के उस प्रथम नागरिक की मंशा पर जिसकी व्यक्तिगत निष्ठा राष्ट्रोन्मुखी है या सत्ता अनुमुखी। की टू रिमेंबर, राष्ट्रपति की नियुक्ति और उसके संवैधानिक अधिकारों वाले अनुच्छेदों को स्मरण रखें। कई राष्ट्रपतियों के सराहनीय अथवा विवादास्पद निर्णयों को बिंदुवार उल्लेखनीय बना। निष्कर्षतः में कुछ राष्ट्रपतियों के सिर्फ निर्णयों का आधार न बनाकर उसकी संवैधानिक स्थिति को ही आधार बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन यह 38 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि 1000 से 1500 शब्दों में है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। की टू रिमेंबर, की टू आंसर। संघात्मक सरकार एकात्मक सरकार के लक्षणों का तुलनात्मक अंतर बताएं। केंद्र राज्य की शक्तियों का संवैधानिक विभाजन, संघ राज्य एवं संवर्ती सूची की स्थिति का उल्लेख करें। विवाद की स्थिति में केंद्रीय शक्ति की संवैधानिक स्थिति का उल्लेख करें। केंद्रीय एजेंसियों अथवा संस्थाओं की भूमिका का बिंदुवार उल्लेख करें। केंद्र बनाम राज्य सरकार के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसलों का हवाला दें। चलिए उत्तर देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन संविधान निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भारतीय संघ व्यवस्था की भावी दुर्बलताओं को दूर रखने के लिए प्रयासरत थे, और इस कारण भारत के संघीय शासन में ही एकात्मक शासन के कुछ के लक्षणों को अपना लिया गया है। पहला, शक्तियों का विभाजन। अन्य संघों की तरह भारतीय संघ में भी केंद्र तथा राज्य सरकार को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। उनके कार्य क्षेत्र को भी संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। संविधान द्वारा दोनों सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इनमें से कोई भी दूसरे के कार्य क्षेत्रों का अतिक्रमण करता है तो विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। संविधान में 3 सूचियों द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया: संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय हैं, जैसे रक्षा, रेलवे, डाक एवं तार आदि। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के 66 विषय हैं, जैसे लोक स्वास्थ्य, पुलिस, स्थानीय स्वशासन आदि। संवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं।
जैसे शिक्षा, बिजली, श्रम संघ, आर्थिक एवं सामाजिक योजना आदि। इस सूची पर केंद्र तथा राज्य सरकार को समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। हालांकि संविधान में जो विषय संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ग सूची में नहीं आते, वे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखे गए। ऐसे अधिकार को अवशिष्ट अधिकार कहा जाता है। यदि शक्ति विभाजन के संबंध में कोई विवाद हो तो उसका निपटारा न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर किया जाता है। यहाँ शक्ति संतुलन केंद्र के पक्ष में झुक गया। दूसरा, संघ व राज्यों के लिए एक ही संविधान। अमेरिका व स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था में केंद्र व राज्यों के अलग अलग संविधान है, लेकिन भारत में केंद्र व राज्यों के लिए एक ही संविधान है। इकहरी नागरिकता। भारत में दोहरी शासन व्यवस्था होते हुए भी इकहरी नागरिकता है। इसमें संघ तथा राज्यों के कोई पृथक नागरिकता नहीं है। यह व्यवस्था राज्यों की तुलना में केंद्र को शक्तिशाली बनाती है। चौथा, एकीकृत न्याय व्यवस्था। अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में संघ व राज्यों की न्याय व्यवस्था पृथक पृथक होते हैं, किंतु भारत में ही एक सर्वोच्च न्यायालय है। देश के समस्त न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों को मान्य होते हैं। पांचवा, संसद को राज्य के पुनर्गठन की शक्ति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार है, जिसमें संसद पहला किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश पृथक करके 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बना दे, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन। दूसरा, किसी राज्य के क्षेत्र में कमी या वृद्धि कर दे। तीसरा, राज्य की सीमाओं तथा उनके नाम बदले, जैसे बम्बई का मुंबई, कलकत्ता को कोलकाता, मद्रास को चेन्नई आदि। किसी संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा बढ़ाकर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकती है, जैसे गोवा। छठा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। भारत में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वे राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। केंद्र राज्यपाल के माध्यम से राज्य पर नियंत्रण रखता है। इससे राज्य की समावेशता सीमित हो जाती है। राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति। कुछ विधेयकों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। उदाहरण, यदि राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 304 ख के अंतर्गत राज्यों के मध्य व्यापार पर सार्वजनिक हित में प्रतिबंध लगाना चाहता है तो ऐसे विधेयकों को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। 8वां, संकट काल में एकात्मक रूप। सामान्य परिस्थिति में भारतीय संविधान संघीय आधार पर कार्य करता है, किंतु संकट काल में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा करने पर राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात जैसे हालात में भारतीय संघीय व्यवस्था एकात्मक रूप ग्रहण कर लेती है। 9वां, संविधान संशोधन प्रक्रिया में संघ की सर्वोच्चता। संविधान के संशोधन में भी संघीय संसद को राज्य विधानमंडल की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त है। संविधान का अधिकांश भाग संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। कुछ संशोधनों को संसद के 2/3 बहुमत से पास किया जा सकता है, लेकिन संविधान के कुछ उपबंध हैं जिन पर राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। भारत में राज्यों को संविधान में कोई संशोधन का प्रस्ताव रखने का अधिकार नहीं है। 10वां, एकल संरचनाएं। संपूर्ण देश के लिए अखिल भारतीय सेवाएं, इकहरी न्यायपालिका, प्रशासनिक एकरूपता, एक ही नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, एकल निर्वाचन आयोग आदि की व्यवस्था की गई, जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होती है। 11, राज्यों की दुर्बल वित्तीय स्थिति। राज्यों की आय के स्रोत बहुत सीमित है। वे वित्तीय स्रोत राज्य की लोक कल्याणकारी सेवा और विकास के लिए अपर्याप्त होते हैं, इसलिए राज्य अनुदान और सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित रहते हैं। केंद्र द्वारा राज्य को अनुदान शर्तों के आधार पर दिया जाता है। इस प्रकार राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण रहता है। राज्यों की आर्थिक दुर्बलता और संघ उनकी निर्भरता राज्यों की स्वायत्तता को सराहनीय बना देती है। 12, अंतर्राज्यीय व क्षेत्रीय परिषद। अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति
राज्यों के पारस्परिक विवादों की जांच करने, राज्य सूची के विषयों पर सूचना एकत्रित करने, सामान्य नीति निर्धारण के लिए यदि राष्ट्रपति लोकहित में आवश्यक समझे तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और सीबीआई जैसे संविधानेतर संस्थाओं ने भी केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया। साथ ही कभी कभी किसी प्रधानमंत्री के चमत्कारी अथवा तानाशाही व्यक्तित्व और केंद्र व राज्यों में एक दलीय सरकारें भी केंद्रीय शक्ति को अधिक सशक्त बनाने के कारक बनते रहे हैं। निष्कर्षतः संघ राज्य शक्ति अधिकारों के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की सभी विशेषताएं विद्यमान है। वैसे भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप तो संघीय है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में केंद्रीय सरकार काफी मजबूत है। चूंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की राजनीतिक और भू सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि भारत में ऐसी संघीय व्यवस्था होनी चाहिए जो इन विविधताओं तथा बहुलतावाद को केंद्रीय शक्ति के साथ समायोजित कर सके। जब भारत आजाद हुआ तो इसके समक्ष देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जैसे कई गंभीर चुनौतियों से निपटना मुख्य प्राथमिकता थी। उस समय भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए 500 से अधिक प्रांतीय राजवाड़ों में भी विभाजित था, जिन्हें विभिन्न राज्यों में समाहित कर भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सुदृढ़ करना ही मुख्य लक्ष्य था। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है। की टू रिमेंबर, केंद्र राज्य शक्तियों के विभाजन की संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखें। प्रश्नोत्तर में आए महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्मरणीय बनाएं। केंद्र राज्य विवाद में दिए गए अदालतों के कुछ फैसलों को स्मरण में रखें। तो दोस्तों नेक्स्ट 66वीं का नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। तो थैंक यू।